हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंजलि यादव स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार अंजलि ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। मुझे उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कहा जाता है इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। इसकी थीम क्या थी कि कैसे एक कंट्री एक नेशन में डेवलप होती है जो आगे चल के एक ब्रिटिश साम्राज्य में तब्दील होती है। इसी के पीछे के कंसेप्ट को हम समझेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, उसके पीछे के कंसेप्ट को भी हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या इसके रीज़न थे। तो इसके रीज़न में पहला रीज़न ये था कि भारत के पास प्राकृतिक संसाधन थे। जिस प्राकृतिक संसाधन में उपजाऊ भूमि थी, गंगा यमुना दोआब थे, छोटा नागपुर था और भारत में मानसून भी था। इस मानसून पर ही भारत की कृषि, पश्चिमी और पूर्वी व्यापार दोनों निर्भर थे। ये रहा हमारा भारत, और इस पे पश्चिमी और पूर्वी दोनों व्यापार निर्भर करते थे मानसून पर ही। और तीसरा रीज़न ये था कि भारत में व्यापारिक संतुलन था। भारत के लोग अत्यधिक निर्यात करते थे और न्यूनतम आयात करते थे, जिससे कि व्यापारिक लाभांश भारत के पक्ष में था। तो आप बताइए कि भारत जो है एक सोने की चिड़िया है, ठीक है, और इसका घर खोखला है। तो जायज़ सी बात है कि इसे सोने की चिड़िया को बाहर के लोग इस पे नियंत्रण पाना चाहेंगे, इस पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। 15वीं शताब्दी से पहले भारत पे मध्य एशियाई आक्रमण होते रहते थे, जिसमें शक, कुषाण, हुण ये सब थे। तो क्या कंडीशन ऐसी हुई कि भारत में न्यू एंट्री हुई, जिसे हम यूरोपीय शक्ति बोलते हैं। यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, अब ये हमारा अगला टॉपिक होगा। चलिए हम देखते हैं। अराइवल ऑफ यूरोपियों का आगमन। क्या रीजन हुआ, उस रीजन को हम देखते हैं। इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि उस समय यूरोप में होली वार चल रहा था, जिसमें इस्लाम जीत गए और क्रिश्चियन हार गए। इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और इसी घटना को कुस्तुनतुनिया का पतन कहा गया। चूँकि ऑटोमन साम्राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। वो यूरोप और एशिया दोनों में फैला था। इसीलिए उसकी प्रशासनिक देखरेख के लिए उसकी 2 राजधानियां बनानी पड़ी, जिसमें पूर्वी रोमन की राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। इस पे पश्चिमी रोमन ने अधिकार स्थापित कर लिया। तो यही इन दोनों में युद्ध हुआ, जिसको हम देखते हैं। अब यही होलीवार हुआ तो इस्लाम जीत गए और क्रिश्चियन हार गए। इस तरह भूमध्य सागर पर नियंत्रण हो गया। इधर है अपना एशिया, ठीक है, सॉरी भारत है, ये एशिया में है। और इधर है यूरोप और इधर है भूमध्य सागर। अब ये है पूर्वी रोमन और ये है पश्चिमी रोमन। पूर्वी रोमन जो था वो क्रिश्चियन थे और पश्चिमी रोमन जो थे वो इस्लामी थे। अब इस तरह क्रिश्चियन हार गए और इस्लामी जीत गए, जिससे इनका नियंत्रण हो गया भूमध्य सागर पे।
तो इस तरह इनका मसाले का जो व्यापार था पूर्वी रोमन का वो बाधित हो गया, वो मसाले के व्यापार नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन्होंने नए रास्ते का निर्माण किया इस तरह भारत आने का। तो इसी कंसेप्ट को हम पढ़ते हैं कि कैसे ये हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं कि उस समय यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत हो चुकी थी, मानवतावाद भी बढ़ चुका था, वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, धर्म सुधार भी शुरू हो गया था। इसी दौर में पुर्तगाली राजकुमार था हेनरी नेविगेटर। उसने वास्को डी गामा को भेजा और जब वो यहाँ आया तो नए व्यापारिक मार्ग की खोज की। इस तरह पश्चिमी और पूर्वी व्यापारिक संबंध को उसने स्थापित किया। वास्को डी गामा पहली बार भारत में 20 मई 1498 में आया था। उसने कालीकट पहुंचा पहली बार। जब वो आया तो अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया और जमोरिन जो था यहाँ का राजकुमार या राजा, उसने उसका स्वागत किया। जब वो आया वास्को डी गामा तो यहाँ से मसाले को खरीदा और व्यापार करने के लिए उसे बेचने के लिए अपने देश यूरोप गया। जब वो वहाँ पे गया तो उसको 60 गुना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो उसने जाके बताया कि भारत में ऐसी जगह है जहाँ मसाले हैं, जहाँ से हम मसालों का व्यापार कर सकते हैं और हमें फ़ायदा भी होगा। फिर वो दूसरी बार 1502 ईस्वी में भारत आया और तीसरी बार 1524 में भारत आया और इसी दौरान उसकी केरल में मृत्यु हो गई। इसी तरह भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ और पहली शक्ति जो भारत में आई वो पुर्तगाली थी। इनका उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को हम जानते हैं। उनका उद्देश्य था व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करना, मसाले का व्यापार करना, फैक्ट्री स्थापित करना, गोदाम जिसमें वो अपना सामान रख सकें। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चि 1503 में स्थापित किया। इन्होंने कोच्चि को 1503 में जीता और वहाँ पे फैक्ट्री स्थापित कर लिया। और दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कुन्नूर में 1505 ईस्वी में स्थापित किया। अब इसी सिलसिले में वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक गवर्नर बना के भेजा। इस तरह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर बना। जब वो यहाँ पे आया तो उसने दुर्ग का निर्माण किया। उस दुर्ग का निर्माण करने के लिए वहाँ के डायरेक्टर ने कहा कि तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे दुर्ग का निर्माण करो। और उसका लक्ष्य ये था कि सुरक्षा न होकर पूरे मार्ग पर नियंत्रण करना था। जो समुद्री मार्ग थे उस पर नियंत्रण करना था जिससे दूसरे लोग व्यापार न कर सकें। जब वो यहाँ पे आया तो उसने नौसेना को मजबूत करने के लिए शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। इसका उद्देश्य था शांतिपूर्ण व्यापार करना। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। फिर 1509 में 9 सैनिक बेड़े को पराजित किया और सैनिक सर्वोच्चता स्थापित किया, जिससे फिर नए हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो गया। अब आप ही समझिए कि ये भारत है अपना, ठीक है, और इधर है हिंद महासागर। इस पे भी अब पुर्तगालियों का नियंत्रण हो चुका है। और इधर है अरब सागर, इस पे भी यूरोपियों का नियंत्रण हो चुका है। अब कोई भी व्यापार करने जब आएगा भारत में तो इनसे परमिशन लेके ही जा सकता है। इस तरह उन्होंने 9 सैनिक सर्वोच्चता स्थापित किया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब दूसरा गवर्नर जनरल बन के आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
ये 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा। इसने आते ही 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत लिया और पुर्तगाली साम्राज्यवादी शक्ति की नींव रख दिया। इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने जब आया तो इसने कोच्चि को अपना केंद्र बनाया और जब ये यहाँ पे आया तो इसने पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई। इसने कहा कि पुर्तगाली जो पुरुष हैं और इंडियन महिलाएं जो हैं उन दोनों का विवाह कर दिया जाए, जिससे पुर्तगालियों की संख्या बढ़ जाएगी। इस तरह से उसने ईसाईकरण का प्रमोशन किया। इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ पे आया तो इसने सती प्रथा पर रोक भी लगाई। 1511 में मलक्का पर कब्जा किया। 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित हारबुज बंदरगाह को युद्ध से जीत लिया। इसने हारमुज बंदरगाह को भी युद्ध में जीत लिया। ये जब यहाँ पे आया तो ये विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के साथ अच्छा संबंध बनाया। अब तीसरा गवर्नर जनरल बन के आया नीनो डी कुन्हा, जो 1529 से लेके 1538 ईस्वी तक रहा। जब आया तो अपनी राजधानी गोवा स्थापित किया, गोवा को अपनी राजधानी बनाया और इसने अपनी पहली फैक्ट्री मद्रास के सेंट थॉम के निकट स्थापित की और बंगाल में हुगली के पास भी, जो हुगली थी बंगाल की खाड़ी में, समुद्री तट बंगाल की खाड़ी में, इसको समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। ये रहा अपना भारत और इधर है अरब सागर, इधर है हिंद महासागर और ये है बंगाल की खाड़ी। इधर ये एरिया है उस समय कर्नाटक का, ठीक है। ये जब यहाँ पे आए तो इन्होंने मद्रास में सेंट थॉम के निकट अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया। फिर बंगाल में इसने दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया और इसी को इन्होंने समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं। 1535 में इसने द्वीप पर नियंत्रण किया। 1539 में वशिन पर नियंत्रण किया। अब इसी दौर में इन्होंने 1661 में ब्रिटिश राजकुमार थे चार्ल्स सेकेंड, उसकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी थी कैथरीन, उनके साथ कर दिया, जिससे इन्होंने क्या किया कि बॉम्बे को दहेज पे दे दिया पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने ब्रिटिश को दे दिया। अब यही आगे चल के ब्रिटिश जो हैं वो बॉम्बे को लीज पर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और 1661 तक ये भारत में रहे, सबसे बाद में गए ये भारत से। अब जान लेते हैं कि इनका योगदान क्या था भारत में। इनके योगदान के बारे में हम जानते हैं। प्रिंटिंग प्रेस, गौथिक कला शैली, तंबाकू, आलू की खेती, जहाज निर्माण, भारत जापान व्यापार प्रारंभ किए। इन्हीं की देन है कि जो भारत और जापान से व्यापार होता है। तो क्या इनके पतन के कारण बना, उसके कारण को हम जान लेते हैं। इन्होंने धार्मिक और सहिष्णुता, ईसाई धर्म प्रसार किया। आप लोगों ने जैसा कि देखा है ऊपर कि ये आए तो यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इस तरह उसने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये इनके पतन का एक कारण बना। यूरोपीय शक्ति के साथ इनको संघर्ष भी करना पड़ा।
इन्होंने आपने ऊपर देखा है, इन्होंने नौसैनिक अपनी शक्तियाँ स्थापित की है कैसे। कार्टेज आर्मेडा पद्धति को इन्होंने लागू किया, ये भी इनके पतन का एक कारण बना। एक कार्टेज आर्मेडा पद्धति क्या थी? ये एक तरह का पास होता था जिसको व्यापार के लिए यूज किया जाता था। इसमें गोला बारूद और काली मिर्च इन दोनों पे व्यापार करने के लिए प्रतिबंधित था। अब हम पढ़ते हैं डच कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, आप लोग के मन में विचार तो आ रहा होगा कि हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा जाता है। तो आपको पता है कि ये एशिया है और ये अपना भारत है और इधर यूरोप है, तो ये पूर्व में पड़ता है यूरोप से। तो ये कंपनियां यहाँ आ रही हैं पूर्व में, इसीलिए ईस्ट में आ रही हैं, तो इसीलिए इनको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं दूसरी यूरोपीय शक्ति के बारे में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं मंजिलें क्या हैं रास्ता क्या है, मंजिलें क्या हैं रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो आइए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हालैंड के निवासी थे। डच जो थे हालैंड के निवासी थे। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इन्होंने अपना मुख्यालय बोटविया के इंडोनेशिया को बनाया था। ये भारत में इनका प्रवेश 1605 ईस्वी में होता है। जब ये आते हैं तो व्यापार के लिए कोरोमंडल तट को अपना बेस बनाते हैं। भारत में प्रथम कंपनी इन्होंने 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित की और साथ ही साथ इन्होंने बंगाल के चिंसुरा में और बिहार के पटना में और यूपी के आगरा में भी अपनी कंपनी को स्थापित किया। अब देखते हैं कि डचों का महत्व क्या था। जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो पुर्तगाली आए वो मसालों के व्यापार पे ज़्यादा बल देते थे, तो जो डच हैं ये जब आते हैं तो मसालों के व्यापार पे बल ना देके वस्त्र के निर्यात पर बल देते हैं। अब देख लेते हैं इनके पतन के बारे में। वीदरा का युद्ध होता है डच और ब्रिटिश के बीच 1759 ईस्वी में, जिसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्थापित होती है अब उसको हम देखते हैं, कैसे वो व्यापार की तरफ अपना कदम बढ़ाती है भारत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्पेन की नौसैनिक पावर थी जिसको स्पेनिश आर्मेडा कहते थे। ब्रिटिश ने इसको हरा दिया और इसको हराने के बाद ब्रिटिश की नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हुई। इसी क्रम में व्यापार की ओर इन्होंने कदम बढ़ाया और 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जब यह स्थापना हुई इंडिया में तो एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन था, तो इसका आंसर होगा अकबर। चलिए आगे देखते हैं। 1600 में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार वहाँ की रानी एलिजाबेथ ने दे दिया 15 साल के लिए। 1608 में जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस आया और उसने फर्स्ट व्यापारिक कोठी खोली सूरत में 1608 ईस्वी में। इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1609 में ब्रिटिश राजकुमार जेम्स फर्स्ट कंपनी को अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार देता है। वहाँ हमने देखा कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ ने 1600 में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करती हैं। वो वहाँ की कंपनी को 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए अधिकार देती हैं और यहाँ पे 1609 में ब्रिटिश राजकुमार जेम्स फर्स्ट अनिश्चितकालीन व्यापारिक एकाधिकार देते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1613 में मुगल शासक का अप्रूवल प्रदान हो गया ब्रिटिश को। फिर 1615 में टॉमस रो भारत आया और उसने मुगल साम्राज्य में व्यापार शुरू कर दिया। इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1813 का एक्ट आता है और उसमें ये कहा जाता है कि
कंपनी अब केवल चाय और चीनी पे व्यापार करेगी। मतलब कि केवल चाय और चीनी पर ही उसका केवल वही व्यापार कर सकती है और कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि 1833 का एक्ट आया और उसमें कंपनी का एक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत का दरवाज़ा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। इसी को हम फ्री ट्रेड पॉलिसी कहते हैं, मुक्त व्यापार की नीति कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि 1813 का एक्ट आता है, उसमें कंपनी का एक अधिकार समाप्त करके केवल चाय और चीनी पर एक अधिकार ही रहता है। और 1833 का एक एक्ट आता है जिसमें कंपनी का पूर्णतः एक अधिकार समाप्त कर दिया जाता है और व्यापार का करने के लिए भारत का दरवाज़ा सभी के लिए खोल दिया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले एलिजाबेथ आती हैं तो वो कंपनी को व्यापार करने का 15 साल का एक अधिकार प्राप्त करती हैं। फिर जेम्स फर्स्ट अनिश्चितकालीन व्यापार करने का अधिकार देता है। तो ऐसा क्यों होता है फिर कि उनका एक अधिकार समाप्त किया जा रहा है? इसी क्रम में हम देखेंगे कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी और तब औद्योगिकरण का दौर बढ़ गया। उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होगी। कच्चे माल संग्रहित करने के बाद बड़े बाज़ार की भी ज़रूरत होगी। अब ऐसे ही भारत गुलाम होता चला गया। अब देखेंगे कि कंपनी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है, इसीलिए एक अधिकार को समाप्त किया जा रहा है और ब्रिटिश कंपनी भारत आ रही है और भारत को कच्चे माल का निर्यातक, वस्तुओं का आयातक बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी यूरोपीय कंपनी है डेनिश। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फिर भी देख लीजिए। डेनिश जो थे वो डेनिश कंपनी 1616 में स्थापित हुई और 1619, कहीं कहीं 1620 भी दिया रहता है। इन्होंने 1619 में ट्रैंकोबार, तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पे ट्रैंकोबार में प्रथम कंपनी स्थापित की और 1676 में श्री रामपुर, पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पे इन्होंने अपनी दूसरी कंपनी स्थापित की। इसी तरह 1845 में डेनिश अपनी सारी कंपनी ब्रिटिश को बेच देती है और यहाँ से वो चली जाती है। इसी क्रम में अब दूसरी कंपनी आती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए पढ़ते हैं इसको हम। कहा जाता है अगर खुद से नहीं हारे तो आपकी जीत निश्चित है। फ्रेंच कंपनी सबसे अंत में आई भारत और ये 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा जाता है कि वहाँ का एक राजा था, लुई 14। ये कहता था कि मैं ही राजी हूँ। अब आप सोचिए कि जब कोई राजा बोले कि मैं ही राजी हूँ, मैं ही सर्वोच्च हूँ, तो वहाँ की उसकी पावर क्या हो सकती है। और यह एक सरकारी कंपनी थी और वहाँ का वित्त मंत्री था कोलबर्ट। उसी के सलाह पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जो कि पूर्णतया सरकारी कंपनी थी। इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1668 में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में प्रथम व्यापारिक कंपनी सूरत में स्थापित हुई थी और दूसरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1669 में मछलीपट्टनम में स्थापित होती है। इसी क्रम में हम देखेंगे साम्राज्यवादी सर्वोच्चता कि कैसे 4 मेजर पावर, 4 यूरोपीय शक्तियां भारत में आती हैं, वो भी व्यापार करने के लिए। क्या आप कह सकते हैं कि ये व्यापार करने के लिए आई थी? तो नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर ये व्यापार करने के लिए सिर्फ भारत आती तो ये भारत के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण क्यों स्थापित करना चाहती, क्यों नए नए किले जीतती, उन पे आधिपत्य स्थापित करना चाहती। तो हम कह सकते हैं
की व्यापारिक दृष्टि के उद्देश्य से भारत नहीं आई थी। इनका उद्देश्य व्यापार के साथ साथ भारत के ऊपर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना था। इन्होंने सोचा कि हमारा व्यापार तभी अच्छे से होगा जब हमारी पकड़ राजनीति पर होगी। इसका प्रूफ भी हम आपको देंगे कि कैसे 1510 में इन्होंने गोवा को जीता। 1636 में पुर्तगालियों ने हुगली पे अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की और ये असफल रहे क्योंकि उस समय वहाँ का शासक था शाहजहाँ। और कैसे ब्रिटिश जो आए वो 1686 ईस्वी में हुगली पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहे और वो भी वहाँ पे असफल हो गए क्योंकि उस समय वहाँ पे औरंगजेब था। इस तरह कंपनियां जो थी इनएक्टिव हो गईं। अब सारी कंपनियां राजनीतिक नियंत्रण को छोड़कर और अवसर की तलाश करने लगीं। कहा जाता था कि ब्रिटिश जब आए तो वो एक हाथ में प्रार्थना पत्र और दूसरे में तलवार रखते थे। जहाँ वो कमज़ोर पड़ते थे तहाँ वो हाथ जोड़ लेते थे और जहाँ वो ताकतवर होते थे वहाँ वो तलवार का यूज करते थे, अपने दम पे जीतते थे। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं कि बैटल ऑफ करनाल होता है। करनाल का युद्ध होता है 1739 ईस्वी में, जो नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में होता है। तो नादिर शाह जब आता है, आक्रमण करता है, तो दिल्ली से 70 करोड़ रुपए और कोहिनूर हीरा और पीकॉक थ्रोन जीत ले जाता है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि मुग़ल पावर जो थी, मुग़ल बादशाह कमज़ोर हो गया था। अब कंपनियां एक्टिव हो जाएंगी राजनीतिक नियंत्रण के लिए। अब चारों कंपनियां एक्टिव हो गईं राजनीतिक नियंत्रण के लिए। तो हम देखेंगे कि इसी क्रम में हम देखेंगे कि भारत का मालिक कौन होगा। ये भारत है और इस पे बाहर से नियंत्रण कौन करेगा, इसी का डिसीजन होगा। अब ये कंपनियों के आने का क्रम है PDEF। आपने पढ़ा होगा PDF। PDF कहते हैं, जब हम D पढ़ते हैं तो DE आता है। उसी तरह हम याद कर सकते हैं, P से पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लिश, ब्रिटिश, F से फ्रेंच। तो आपने देखा कि पुर्तगाली जो थे और जो ब्रिटिश थे, उन दोनों में तो वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। ब्रिटेन के राजकुमार और पुर्तगाल की राजकुमारी दोनों का विवाह हो गया था। तो ये दोनों तो रिश्तेदार हो गए। अब ये दोनों तो लड़ाई करेंगे नहीं। और डच जो थे और इंग्लिश जो थे, यानी कि ब्रिटिश जो थे, उन दोनों में राजनीतिक साझेदारी थी। जो ब्रिटिश थे उनकी राजधानी जो थी, उनका मुख्यालय भारत में था और जो डच थे उनका मुख्यालय इंडोनेशिया के बोटविया में था। अब बच गए फ्रेंच और इंग्लिश। अब इन्हीं दोनों में युद्ध होगा कि भारत का मालिक कौन होगा। अब कोई भी व्यापार करने जब भारत आएगा तो सबसे पहले ब्रिटिश से परमिशन लेगा। अब इंग्लिश और फ्रेंच इन्हीं दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसको हम कर्नाटक के युद्ध से जानते हैं। तो चलिए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। आप हर एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। उसमें यूरोप में एक जगह थी जो थी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया थी। तो वहाँ पे युद्ध चल रहा था और यहाँ पे भारत में, वहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश के बीच युद्ध हो रहा था। उस वजह से
भारत में भी फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच युद्ध होने लगा। उस समय ये कर्नाटक के एरिया था और यहाँ पे थी मद्रास और ये थी पुदुचेरी। पुदुचेरी पे फ्रांसीसियों का अधिकार था और जो मद्रास थी इस पे ब्रिटिश का अधिकार था। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगी। इसके आगे का सेशन हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और एक लाइक तो ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूं। थैंक यू दोस्तों।